गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे बेबी हलदार के बारे में कि किस तरह से तातुश ने उसे अपने बड़े लड़के से मिलवाने का प्रयास किया। यहाँ तक अपना हो चुका था। पेज नंबर 36 का पहला पैराग्राफ कंप्लीट है। अब आगे देखिए। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वो बाहर पौधों में पानी दे रहा है। मुझे नहीं लगा कि वो वहाँ ठीक से है। मैंने सोचा इन लोगों की ये वयस अर्थात उम्र या अवस्था क्या काम करने की है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे लड़के ने जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया। अपने भाई बहन को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसके पास में जब चलने लगी तो वो उदास हो गया। मैंने तब सोचा उसे अब उस घर में नहीं रखूँगी, जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूँगी। तातुश शायद ये सब समझते थे, इसलिए बीच बीच में मुझसे उसे फ़ोन करके हाल चाल जानने के लिए कहते रहते थे। मैं उसे फ़ोन करती तो वह सिर्फ ये जानना चाहता था कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। मैं ये सोचकर बात टाल जाती कि कहीं वह बिना किसी को बताए मेरे पास आ गया तो तातुश क्या सोचेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तातुश के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़े। पहले ही तातुश उसका और उसके परिवार का अच्छी तरह से ध्यान रख रहे थे। वह बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी वयस का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा। उनकी यह बात मुझे कुछ दुखी ही करती और मैं सोचती कि इसका मतलब क्या यह है कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है। अब देखिए, नकारात्मक विचार आते हैं कि एक लड़के को नहीं रख रहे हैं तो कहीं न कहीं उनको मेरे पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं है। वह कभी यह क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ। वो मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं तो फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता है। मैं कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन कहती भी कुछ नहीं। होते होते एक दिन तातुश ने स्वयं ही कहा कि तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए लेकर आना। सुनकर मैं बहुत खुश हुई। वह फिर बोले, उसके लिए यहीं कहीं काम देखो जिससे वो रोज़ तुमसे मिलजुल सके। लेकिन बेबी, जानती हो बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसे किसी जगह काम देखो जहाँ रहते रहते वो कोई और काम या कुछ पढ़ना लिखना भी सीख सके। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा। लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा, आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 2-1 घंटे का काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों ना करूँ। तातुश बोले, उससे क्या होगा बेबी, एक जगह से काम करके आओगी और आकर फिर यहाँ खटना होगा, अर्थात परेशान होना होगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा। इतनी भाग दौड़ करना ठीक नहीं, और फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है। अभी तो ये सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलाओ। तातुश की बातें सुनकर मुझे बहुत माया होती। मैं सोचती, इस तरह से तो कभी मेरे बाबा और माँ ने भी मुझे नहीं समझाया। लगता है पिछले जन्म में वह सचमुच मेरे बाबा ही थे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते। थोड़ी देर बाद तातुश ने फिर कहा, तुम्हें मैंने लिखने पढ़ने का जो काम दिया है तुम वही करती रहो। तुम जितना समय यहाँ वहाँ के काम में लगाओगी उतना लिखने पढ़ने में लगाओ। तुम देखोगी एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तातुश उसे पढ़ता लिखता हुआ देखना चाहते थे, उसका विकास करवाना चाहते थे, ताकि वो इस नारकीय जीवन से मुक्त हो सके। और कुछ करने की क्या ज़रूरत, इसी से काम चलाओ ना बेबी। और फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमेशा कहते रहते हैं कि लिखती जाओ, लिखना बंद मत करना। उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह न कर बाहर जा कर दूसरे काम कर रही हो तो वो मुझे ही दोष देंगे। अर्थात अब तातुश के साथ साथ उनके परिवार के लोग भी क्या कर रहे हैं, उस बेबी हलदार का साथ दे रहे हैं कि वो पढ़ लिख करके कुछ काम करे, कुछ आगे बढ़ सके। तो परिवार के लोग भी साथ दे रहे हैं और उस चीज़ का प्रभाव बेबी हलदार पर पड़ रहा है। अगर बेबी हलदार पढ़ाई लिखाई छोड़ देती है तो तातुश को बुराई का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद तातुश ने एक दिन मुझे वहाँ बुलाया और कहा, बेबी तुम अपने लड़के को वहाँ से ले आओ। मुझे उसका वहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह इसी तरह दूसरों के घर काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये ठीक नहीं है।
तातुश ने आगे कहा, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहूँगा बेबी कि एक बच्चे का जीवन इस तरह से नष्ट हो जाए। बेबी तुम आज ही जाकर उसे ले आओ। अर्थात अब वो उसके बड़े लड़के को भी अपने पास बुला रहे हैं। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुश उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह जहाँ रहकर वह घर का काम करते करते कोई और हुनर या लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा घर लेकिन मुश्किल से ही मिलता है। मेरे पास अब मेरे 3 बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। मैं सोचती कि हम लोगों को खिला और पहना तो वो रहे ही हैं, और कितना करेंगे हमारे लिए। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता। तब मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूँगी। अब तातुश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये भी इंसानियत के नाते, मानवता के नाते कि एक व्यक्ति के ऊपर कितना बोझ डाला जाए, ये सोच विचार करके अब अपने खर्चों पर नियंत्रण की बात सोच रही है। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊंगी। तातुश समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूँ। वो मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे। कभी कभी वो स्वयं प्लेट में खाना निकालकर मुझे देते और उसी समय खा लेने को कहते। उन लोगों का ऐसा स्नेह देख करके कभी कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था। अंडरलाइन करना, ये प्रश्न बनता है बार बार कि बेबी हवलदार ने ये क्यों सोचा कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था। मैंने इतने घरों में काम किया, लेकिन इस घर जैसे लोग कहीं नहीं देखे। इसके पहले जहाँ भी मैं रही वहाँ काम के लिए मुझे महीना मिलता था, यहाँ वैसा कुछ नहीं था। तातुश कहते, बेबी मैं ये समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि मैं महीना दे रहा हूँ। तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। अर्थात देखिए, तातुश ने उसे कभी वेतन बोल करके पैसा नहीं दिया, बल्कि उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसे जेब खर्च बता करके सदैव वो पैसा देते रहे। मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया जब तातुश के छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 बंधु भी वहीं रहने लगे। 2 बंधु अर्थात 2 भाई। अर्जुन दा के वे बंधु भी बहुत अच्छे थे, वे भी मुझे चाहते थे। मेरे बच्चों से भी बुला बुला कर बातें करते। उनमें एक का नाम सुखदीप था और एक का नाम रमन था। अर्जुन दा से मुझे वही ज़्यादा अच्छे लगते, और क्यों न लगते। उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे कहते, जबकि अर्जुन दा ऐसा कि किसी चीज़ की दरकार होने पर, दरकार अर्थात आवश्यकता होने पर भी कुछ नहीं कहता, बस बिस्तर में लेटा रहता। ये मैंने आपको बताया था कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी 2 प्रकार के लोग इस समाज में होते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन दा कैसा था? अंतर्मुखी व्यक्तित्व का था। और बहिर्मुखी व्यक्ति क्या होते हैं? जो समाज में रिश्ते बनाना चाहते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं, वो लोग बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, अर्जुन दा कुछ ला दूँ? चाय पानी खाने को कुछ? बस सिर्फ सिर हिलाकर कभी हाँ करता तो कभी ना करता। उसके बंधु ऐसे नहीं थे, वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। उन दोनों में भी सुखदीप दा कम बातचीत करने वाला था। मुझे लगता था कि वह शर्माता है। रमन दा दूसरी तरह का था, वो इस घर को बिल्कुल अपना समझ कर रहता था। वो मुझे काफ़ी कुछ सिखाता भी था। खाने की कई चीज़ें बनाना मैंने उससे सीखा। वो मुझसे मेरे बच्चों के बारे में भी बातें करता। वो कहता, देखो अभी वे छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने का समय है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। उनकी पढ़ाई लिखाई पर नज़र रखनी होगी। उन्हें सब समय खेलने मत देना, नहीं तो उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। रमन दा पहले सोचता था कि मेरे कोई लड़की नहीं है, 3 बच्चे लड़के हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था, और कभी कभी जब वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमन दा की भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया लिए खेलते देखा। तब उसने तातुश से पूछा, बेबी का ये लड़का है या लड़की? इसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुश बोले, क्यों तुम्हें मालूम नहीं? ये तो बेबी की लड़की है। रमनदा ने तब हंसकर कहा, तभी तो, और मैं तो समझ बैठा था कि यह लड़का ही है। अर्थात छोटे बच्चों के जानकारी नहीं थी इसे कि उनमें कौन लड़का है और कौन लड़की है। रमनदा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी ही उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया।
इसी बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुश ने काम दिला दिया था जहां साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था। अर्थात तातुश ने देखो उसको दूसरी जगह काम पर भी रखवाया तो एक वायदे के साथ एक रिश्ता निश्चित किया कि भाई इसके अध्ययन कार्य रुकना नहीं चाहिए। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुश ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा घूम करके आ सकती हो, क्योंकि वो भी जानते थे कि इसका भी मन बहलना आवश्यक है, दिन भर घर में बोर हो जाती होगी, इसलिए वो उसे पार्क में घूमने की अनुमति देते हैं। बच्चे वहाँ खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहलेगा। उनकी बात मानकर मैं रोज़ शाम को बच्चों के साथ वहाँ पर जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थी। वे वहाँ उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहाँ वे काम करती थी। उनमें से कहीं मुझे देखकर मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती। और क्या पूछती देखिए, तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहता। वहाँ कई जवान लड़के भी आते और उनमें बंगाली भी होते। इस तरह से देखो उससे विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाते, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्त्री का एकाकी जीवन या अकेलेपन का जीवन आसान नहीं होता। वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते और मौका न मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बातें करते। कोई यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उनसे बात न करना कैसे संभव है। फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती और नहीं अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है यह मैं समझ जाती। यह आशय आप भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अकेली नारी का उपयोग या फ़ायदा हर कोई उठाना चाहता है। तातुश ने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से ज़्यादा बातें ना करूं। तातुश ने ठीक ही कहा था। मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती भी थी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते हैं जिनके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा नहीं होती। अर्थात अब अकेली नारी है तो उसको देख करके फ़ायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, धीरे धीरे बातों का मुद्दा बदलकर ऐसी बातें पूछ लेते हैं जिनका जवाब एक स्त्री आसानी से नहीं दे सकती। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब देख सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की ही इच्छा नहीं होती, लेकिन बच्चों की खातिर जाना ही पड़ता। क्यों? क्योंकि बच्चों का मनोरंजन होना भी अनिवार्य था। धन्यवाद, बाकी बाद में।